हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। लास्ट लेक्चर में हमने ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी चार थ्योरीज पढ़ी थी, उन चार थ्योरीज में से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसके अलावा जो भी बाकी थ्योरीज थी, क्या आप उनके नाम गिना सकते हो क्या? सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्फ्रेड वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ा था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और फाइनली हमने पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ने के लिए आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। तो अगर आपसे गलती से भी स्किप हो गया है ये प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी वाला लेसन, तो सबसे पहले आप इसको पढ़ें और फिर आप आज वाले लेक्चर को पढ़ना स्टार्ट करें। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अगर मैं समराइज करूं तो इसमें हमने तीन टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस पढ़े थे। ये तीन टाइप ऑफ इंटरैक्शन कुछ इस हिसाब से थे कि कहीं तो ये कंस्ट्रक्टिव थे, मतलब कि ये डाइवर्जिंग नेचर के थे। दूसरा हमने पढ़ा था कि ये कन्वर्जिंग नेचर के होंगे। और यहीं पर हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी कन्वर्जिंग नेचर के होंगे तो ये डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज बनाएंगे। इसके अलावा फाइनली हमने ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में बात किया था। अगर हम देखें सिंपली कि अगर ये दो प्लेट्स हैं और अगर ये दो प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे कि ये कन्वर्जिंग प्लेट्स हैं। अगर यही प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रहें तो हम बोलेंगे कि ये डाइवर्जिंग प्लेट्स हैं। और अगर यही प्लेट्स हम बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में है, तो ये ना एक दूसरे के पास आएंगे ना एक दूसरे से दूर जाएंगे, बल्कि ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। सिंपल सी बात है। तो ये जो तीन बातें हमने की थी, इसमें आज के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वर्जिंग बाउंड्री बनाना। अब यहां पर कन्वर्जिंग बाउंड्री जब भी बनेगी तो आप बात करो कि बेसिकली ऐसा कुछ तीन टाइप का कन्वर्जिंग बाउंड्रीज हमको देखने को मिल सकता है। इसमें से कौन कौन से होंगे, ये बेसिकली बात हम करेंगे कि हमारा क्रस्ट कौन सा है। तो अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में ऐसा कन्वर्जिंग नेचर दिखेगा तो ये एक प्रकार का बाउंड्री शेयर करेंगे। दूसरा, अगर केवल ओशनिक क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में अगर ऐसा कुछ कन्वर्जेंट होता है तो एक नया बाउंड्री दिखेगा। और तीसरा, अगर इनका मिक्सचर एक कॉन्टिनेंट और एक ओशनिक क्रस्ट है तो इनके बीच में क्या चेंजेस आएंगे, इनको हम आज के अपने लेसन में पढ़ेंगे। देखो, आज का लेसन जो है ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स रहे हैं हमने ऑलरेडी अपने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखे हैं। जो भी कुछ नए एक दो टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो मोर और लेस फैक्चुअल है। तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि ज्योग्राफी में बहुत सारे क्लासेस ऐसे होंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल होंगे, जिसमें थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। बहुत सारे वीडियोस के थ्रू हम उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कभी कभी क्लासेस फैक्चुअल भी हो सकती हैं, तो इसमें आपको केवल फैक्ट्स को कलेक्ट करना है, आपको नाम याद करना है। हो सकता है कि ये नाम आप जब पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ना याद हो। जो भी फैक्चुअल क्लासेस होंगे वो आपको हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स देखने पड़ जाए, इसलिए आप इसको तैयार रहना बिल्कुल इस चीज के लिए। या फिर अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप इन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को नोट्स के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो, या फिर जो भी हम प्रिंट आउट मटेरियल देते हैं और उनसे भी आप पढ़ सकते हो। तो चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स को हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा है उसके रिलेशन में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन 2014 फिल्म्स में आया हुआ है यूपीएससी के कि which of the following phenomena might have influenced the evolution of organism। अब अगर ये बात देखी जाए तो उस टाइम या फिर आज के टाइम तक भी ऐसा कोई भी क्लास नहीं है, ऐसा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ग्लेशियल साइकिल्स, इन सबको इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में सिखाता हो। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही नया तरीका था फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पुट करने का। लेकिन अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज करोगे तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। जिनको ग्लेशियर साइकिल्स का मतलब नहीं पता है तो मैं उनको एक बात बता देता हूं कि जो भी ग्लेशियर साइकिल्स होते हैं ना, हमारे अर्थ पर क्या होता है कि जो भी टेंपरेचर है, जैसे अभी आप देख रहे होगे कि बात हो रही है कि क्लाइमेटिक रीजंस में आप देखते होगे कि टेंपरेचर काफी हद तक बढ़ रहा है और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि 2050 तक या फिर एटलीस्ट 21st सेंचुरी तक हम अपने अर्थ के टेंपरेचर में जो 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने वाला है, इस टेंपरेचर को रोक दें। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आजकल के टाइम पर मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे बहुत ही हीट वाला प्रोडक्शन या फिर हीट वाला रीजन डेवलप हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि अर्थ में बहुत लाखों साल पहले बहुत ही ग्लेशियर टाइम, मतलब बहुत ही ठंडा पूरा अर्थ हुआ करता था, तो बहुत सारे बर्फ और ग्लेशियर्स यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करते थे। तो ये साइकिल्स क्या होता है कि बहुत सारी थ्योरीज ऐसी आई हैं जो कि ये बोलती हैं कि ये साइकिल्स रिपीट होती हैं। मतलब अर्थ में अगर एक टेंपरेचर का सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन अचीव हुआ है किसी टाइम ड्यूरेशन में और दूसरे टाइम ड्यूरेशन में सबसे ऑपोजिट सबसे ग्रेटेस्ट टेंपरेचर यहाँ पर अचीव हुआ है, तो वापस से ये साइकिल रिपीट होगी और एक बार जरूर ऐसा आएगा कि वापस से अर्थ का टेंपरेचर काफी कम हो जाएगा। इसी साइकिल को हम लोग ग्लेशियर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से इवोल्यूशन वाले फेनोमेना को इन्फ्लुएंस करेगा। देखो, सिंपल सी बात है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या देखा था कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कोई साउथ अमेरिका में रह जाता है और दूसरा अफ्रीका चला जाता है। अब हमको पता है कि इन दोनों के क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अगर हमको ऐसे फॉसिल एविडेंसेस मिले हैं कि एक एनिमल कोई यहाँ पर रह रहा है और दूसरा एनिमल कोई यहाँ पर रह रहा है, तो इन दोनों रीजन्स में देखोगे ना क्लाइमेटिक वेरिएशन है और इसकी वजह से बहुत सालों तक ये जानवर जब इस क्लाइमेटिक कंडीशन में रहेंगे तो इवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। मतलब ये इस क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए इवॉल्व होंगे और ये दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए इवॉल्व होंगे। मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है ये इवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस तो करेगा। दूसरा, ग्लेशियर साइकिल्स में भी हमने देखा कि अब यहाँ पर जब हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि ग्लेशियर साइकिल्स में भी क्लाइमेट का बहुत बड़े लेवल पर वेरिएशन हो रहा है। तो इस बड़े लेवल के वेरिएशंस पर हमेशा हम ये देखेंगे कि इवोल्यूशन तो होगा ही होगा। क्लाइमेटिक
क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडॉप्ट करने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी फिजिकल इवोल्यूशन को अडॉप्ट करता है। तो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दे दिया है। जिनको बात मेरी समझ में नहीं आई होगी वो एक बार स्लाइड पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिंपली पूछा है कि वेयर कन्वर्जेंस कैन नॉट अकर। तो अभी ही हमने पढ़ा कि कन्वर्जेंस बाउंड्रीज जो होती हैं वो तीन टाइप्स की हो सकती हैं। एक तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन हो सकती है, एक ओशन कॉन्टिनेंटल और तीसरा ओशनिक ओशनिक कोलिजन। तो यहाँ पर सिंपली तीनों बातें दी हुई हैं, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव आंसर करेक्ट होगा। लेकिन देखो एक बात क्या होती है हमको ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी गेम कभी हो सकता है। नॉर्मल तौर पे हम हमेशा देखते हैं ना कि जब भी कन्वर्जिंग बाउंड्रीज बनती हैं, या फिर कन्वर्जिंग बाउंड्रीज को हम ना बोल के हम ये बोलें कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज बनती हैं। जब भी डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज बनेंगी तो उसका एक फिनोमेना बहुत ही अच्छे तरीके से तय होता है कि उसमें एक जो क्रस्ट है वो नीचे सबडक्ट होगा, मतलब कि अंदर की तरफ जाएगा, और जो दूसरा प्लेन है वो ऊपर के डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक, ऐसा कुछ होगा। ये वाला जो प्लेट है ये ऊपर ही रहेगा, और जो बगल वाला प्लेट इससे ज्यादा कन्वर्ज होते हुआ रहा है ये इसके नीचे सबडक्ट हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो ये वाला जो फिनोमेना है ना, ये इसके लिए एक बात हमेशा तय होनी चाहिए कि ये जो भी कन्वर्जिंग बाउंड्रीज में जो भी प्लेट सबडक्ट हो रही है वो हमेशा ओशनिक प्लेट ही होगी, एकदम फिक्स है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठा लो कि हर बार सबडक्शन ओशनिक प्लेट का ही होगा। इन केस अगर कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट में कोलिजन होगा तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ओशनिक प्लेट जो है वो बेसाल्टिक मटेरियल से बने होते हैं और बेसाल्टिक थोड़े हेवी होते हैं, इसलिए सबडक्ट तो ओशनिक प्लेट ही करेगा। दूसरा, जब भी ओशनिक ओशनिक प्लेट कन्वर्जेंस होंगे तो इन दोनों ही प्लेट्स में जो भी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो कन्वर्ज करेगा। तो यहां पर कन्वर्जेंस हमेशा इस ओशनिक प्लेट के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो अगर कभी भी इस वे में क्वेश्चन आए कि आपको लगे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप हमेशा बताओगे कि कहां पर कन्वर्जेंस ये वाले फिनोमेना के साथ नहीं हो सकता है या फिर सबडक्शन नहीं हो सकता है। तो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब भी टकराते हैं तो वहां पर ये सबडक्शन वाला कोई भी फिनोमेना नहीं होगा कन्वर्जेंस में। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली होता क्या है कि जब भी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराते हैं तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आप देखोगे कि बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाएंगे, और यहां पर चूंकि इनकी बायोंसी होती है, बायोंसी का मतलब समझते हो क्या आप, कि जब भी आप मान लो एक बाल्टी पानी में अगर आप मान लो कि एक बॉल है, बॉल वो जो प्लास्टिक वाली बॉल मेले में मिलती होगी आजकल दशहरे वाले टाइम पर, जिसमें हवा भरा होता है, बिल्कुल से बड़ा सा बॉल फुटबॉल शेप का होता है। अगर आप इसको कंप्रेस करोगे इस बॉल को, फुटबॉल को या फिर कुछ भी ये बॉल है, तो आप देखोगे कि एक फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में आपको ऊपर इसको ढकेलते हुए दिखेगा। नॉर्मली जब भी आप स्विमिंग के लिए जाते हो और इसके लिए जो भी आप ट्यूब का इस्तेमाल करते हो, तो ट्यूब को भी अगर आप पानी के अंदर डुबोगे देखोगे तो वो डूबता नहीं है, बल्कि वो ऊपर की तरफ फेंकता रहता है। मतलब एक आपको प्रतीत होता है कि एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि ऊपर की तरफ चीजों को धक्का देता है, ऐसा फील होता है ना। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बायोंसी, बायोंसी फोर्स बोलते हैं। तो अब यहां पर क्या होता है कि जैसे ही अब हम यहां पर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की बात करते हैं तो यूजुअली हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की डेंसिटी जो होती है वो यूजुअली कम होती है, और जो भी नीचे एस्थेनोस्फीयर्स वगैरह इन सब में देखते हैं तो इनकी डेंसिटी चूंकि काफी ज्यादा होती है, तो सेम बायोंसी फोर्स जो है ना इन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पर भी लगता है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बहुत डेप्थ तक जाके कभी भी सबडक्ट नहीं हो पाएंगी, या फिर हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स सबडक्ट नहीं होती हैं, बहुत ना के बराबर सबडक्ट होती हैं। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को भी इतना हल्के में मत लेना जब भी यूपीएससी या फिर कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूशन इन क्वेश्चन को पुट करते हैं, तो ये वाला ध्यान आप हमेशा रखते रहना। इसके बाद द फॉलोइंग इज नॉट द एविडेंस फॉर सी फ्लोर स्प्रेडिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए कौन कौन से एविडेंसेस सही नहीं है। सबसे पहले हमने देखा था पैलियोमैग्नेटिज्म है क्या, बिल्कुल है। टिलाइट डिपॉजिट, देखो टिलाइट डिपॉजिट जो है वो बेसिकली हमने कौन से थ्योरीज में पढ़े थे, अल्फ्रेड वैगनर की कौन सी थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर पढ़ा था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर तो हो सकता है। आगे के भी क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस देख लेते हैं। एक तो नेचर ऑफ ओशनिक रॉक्स अराउंड मिड ओशनिक रिज, ये भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस अलोंग मिड ओशनिक रिज ये भी होता है। तो ये हमारा जो सेकंड आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अटेंड करना है 30 वर्ड्स के राउंड में। सबसे पहला है व्हाट वर द फोर्सेस सजेस्टेड बाय वैगनर फॉर द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो इसमें आपको दो फोर्सेस बताने पड़ेंगे, कौन कौन से, एक तो टाइडल फोर्स और दूसरा पोलर फ्लीइंग फोर्स, और 30 वर्ड्स के अंदर अंदर ही इनको एक्सप्लेन कर देना है आपको। हाउ आर द कन्वेक्शनल करंट इन द मैंटल इनिशिएटेड एंड मेंटेन्ड। कन्वेक्शनल करंट कैसे इनिशिएट होता है रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पर, आप जरा से इसको रिलेट करके समझा सकते हो। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड द कन्वर्जेंट और डाइवर्जिंग बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट। बेसिकली आप इसमें 30 वर्ड्स दिया गया है, तो आप अगर डायग्राम्स के बेसिस पर समझा पाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। What was the location of the Indian landmass during the formation of Deccan Traps? तो हमने कल मैप में देखा था एक आइलैंड था जिसका नाम क्या था, रीयूनियन आइलैंड। तो ये बेसिकली रीयूनियन आइलैंड के आसपास की बात हो रही है, और उसी के उपलक्ष्य में आपको इसमें आंसर करना है। What are the evidences in support of continental drift theory? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बेसिस पर हमने वैगनर के लिए जो 5 एविडेंसेस पढ़े थे, उन 5 एविडेंसेस को आप एटलीस्ट एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते 30 वर्ड्स में, केवल नाम ही लिख दो तो भी बहुत होगा। इसके अलावा ये कुछ बड़े क्वेश्चन हैं जिनको आपको 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ब्रिंग अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में सिमिलैरिटीज नहीं बतानी आपको, बल्कि केवल और केवल डिफरेंसेस बताने हैं। तो एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने परसीव किया था उसके बेसिस पर, और यहाँ पर जो केवल कॉन्टिनेंटल शिफ्टिंग की बात हुई थी ड्रिफ्ट थ्योरी में, बल्कि प्लेट टेक्टोनिक्स में हम ओशनिक क्रस्ट की भी शिफ्टिंग की बात करते हैं। तो इस हिसाब से आप कुछ बेसिक डिफरेंसेस को कोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द मेजर पोस्ट ड्रिफ्ट डिस्कवरीज दैट रेजुवेनेटेड द इंटरेस्ट ऑफ साइंटिस्ट इन द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पर पोस्ट ड्रिफ्ट डिस्कवरीज के बाद में हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये सब पढ़ा है। तो इन सब के बारे में आपको छोटा छोटा जिक्र करना है, और सबसे ज्यादा प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है 150 वर्ड्स के अराउंड ही। तो आप सभी बाकी के थ्योरीज का जिक्र तो करो, लेकिन आप सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किसको करोगे, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को। ठीक है, इसके बाद हमारा कुछ एक कॉन्सेप्ट्स
इन मेंस क्वेश्चन के बेसिस पर भी काफी हद तक सॉल्व होगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इन स्पाइट ऑफ एक्सटेंसिव वोल्केनिज्म देयर इज नो आइलैंड फॉर्मेशन अलोंग द डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑफ मिड ओशनिक रिज। ऐसा क्यों है, ये रीजन आपको देना है। इनका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर मिड ओशनिक रिज देखते हैं तो यहाँ से जो भी मैग्मा से चीजें बाहर आती हैं हम उसको वॉल्केनिक इरप्शंस के फॉर्म में पानी के ऊपर तक क्यों नहीं देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी आइलैंड फॉर्म क्यों नहीं होता है। आइलैंड फॉर्म कब होता है भाई, सबसे देखो बहुत आसान सी बात है कि आइलैंड तभी फॉर्म होगा जब नीचे से दो तरीके के आइलैंड होंगे, एक तो वॉल्केनिक आइलैंड्स हो सकते हैं और दूसरे सिंपल काइंड ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड ना होकर सिंपल आइलैंड होंगे। इन सभी आइलैंड्स का सबसे मेन मुद्दा यही होता है कि किस हिसाब से ये मान लो कि अगर ये ओशन सर्फेस है और यहाँ पर हमारा वाटर सर्फेस है तो ऐसा तो होगा ही ना कि अगर ये आइलैंड हमें दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये नीचे से कहीं ना कहीं से पूरा ऊपर तक बेस बनाया हुआ है और हमें पानी के ऊपर ये छोटा सा आइलैंड फॉर्म में दिख रहा है। ऐसा ही तो है। तो इसीलिए इनका ये कहना है क्वेश्चन में कि यही सेम कंडीशन मिड ओशनिक रिज के पास क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि वहां पर भी तो वोल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। तो देखो इसका रीजन आप इस हिसाब से दे सकते हो कि यहाँ पर बेसिकली अगर हम मिड ओशनिक रिज की बात करते हैं तो ये बेसाल्टिक नेचर का है और बेसाल्टिक नेचर में जो भी मैग्मा होता है बेसाल्टिक उसके अंदर सिलिका बहुत कम होता है और जब भी सिलिका बहुत कम होगा तो विस्कोसिटी बहुत कम होगी। विस्कोसिटी का मतलब है कि ये ज्यादा दूर मतलब थिक, जैसे हनी होता है ना, हनी में विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है। मरकरी आप देखोगे तो उसमें विस्कोसिटी बिल्कुल ना के बराबर है। आप उसको अगर सरफेस पर मरकरी को थोड़ा सा भी ड्रॉप कर दो तो वो अपने हिसाब से बहुत दूर तक चला सकता है, तो विस्कोसिटी तो नहीं है। अब यहाँ पर मरकरी के रिस्पेक्ट में आप बेसाल्टिक मैग्मा को कंसिडर कर सकते हो। तो अब होगा यही कि जब भी मिड ओशनिक रिज में जब भी ऐसे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो ये बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा फ्लूइड होते हैं ना, तो ये ज्यादा बिल्कुल इधर उधर फैल जाते हैं। फैल के और ये समझो कि आप पानी के अंदर रहता है तो ये ठंडे भी हो जाते हैं तुरंत, तो एक लेयर बन जाती है यहाँ पे। फिर ऐसे ही वॉल्केनिक इरप्शंस होता है इनके ऊपर एक और लेयर बन जाती है और साथ ही साथ हमको ये भी देखने को मिलता है कि ये डाइवर्जिंग नेचर के हैं। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि एक के ऊपर एक ही लेयर बनेगी, बल्कि ऐसा होगा कि एक लेयर बनी और ये आगे शिफ्ट हो गई, फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर बनी ये भी आगे शिफ्ट हो गई। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी न्यू जमीन या फिर न्यू लैंड का फॉर्मेशन होता है यही स्पेस क्रिएट कर लेता है और इसी में बेसाल्टिक मैग्मा अपने आप में सेटल हो जाता है। तो कुछ भी इनकी हाइट इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, इसीलिए ये वॉल्केनिक आइलैंड नहीं बनाते हैं। दूसरी तरफ अगर एंडीसाइटिक अगर मैग्मा की बात होती तो एंडीसाइटिक मैग्मा जो होता है ना वो एसिडिक नेचर का होता है और यहाँ पर सिलिका का कंटेंट भी ज्यादा होता है। तो सिलिका का कंटेंट ज्यादा होने का मतलब है कि ये हाईली विस्कस है। जब हाईली विस्कस है तो ये हनी के जैसे हैं, मतलब बिल्कुल थिक और विस्कोसिटी बहुत ही कम। तो कभी भी पानी के अंदर अगर एंडीसाइटिक मैग्मा का इरप्शन होगा तो वहां पर आप समझ रहे हो ना कि विस्कोसिटी नहीं है, तो बिल्कुल एक ढेर लग जाएगा। इसके अलावा जब भी दोबारा वॉल्केनो या फिर दोबारा जब ऐसा वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो इसके ऊपर एक और क्या निकल आएगा, मतलब कि एक और लेयर चढ़ जाएगा। अब इन सब के बेसिस पर क्या होगा कि अगर वाटर का लेवल यहाँ तक है तो एक दिन बाद तो ऊपर ऊपर आके ये आइलैंड का शेप ले ही लेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझा सकते हो इस पूरे क्वेश्चन को। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स की बात करते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स लोकेशन के बेसिस पर हो सकता है, कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स या फिर ओशनिक माउंटेन्स, ये प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कॉन्टिनेंटल सरफेस पर ये बने हुए हैं तो ये कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स होंगे। इनके कुछ हम एग्जांपल्स भी देखते हैं अभी, और कुछ ओशनिक माउंटेन्स होंगे। इनके अलावा हम माउंटेन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके ओरिजिन के मोड के बेसिस पर कि वो ओरिजिन टेक्टोनिक माउंटेन्स के बेसिस पर है या फिर रेसिडुअल माउंटेन्स है वो, ठीक है। तो इन सबकी क्लासिफिकेशन को हम जरा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के अंदर कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स। तो कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स में भी हमको दो तरीके के माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है हमारा कोस्टल माउंटेन। कोस्टल माउंटेन कैसा कि बिल्कुल कोस्ट पे प्रेजेंट होगा। आपको याद होगा कि अभी लास्ट लेक्चर्स में हमने एप्लेशियन माउंटेन्स का जिक्र किया था, याद होगा ना आपको। वहीं एप्लेशियन माउंटेन जो है ये हमारा कॉन्टिनेंटल माउंटेन बनता है। याद होगा कि हमने नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन को भी एक बार पूरा अच्छे से मैप किया है, तो इसलिए ये भी कॉन्टिनेंट्स के पास में है तो ये भी कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स होंगे। फिर आप यहाँ पर देखो, ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी और ये हमारा है इटली, और इसके जस्ट ऊपर आता है अल्पाइन माउंटेन चेन। तो ये जो अल्पाइन माउंटेन्स है ये भी एक प्रकार की कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स ही हुए, क्योंकि कॉन्टिनेंट के यहाँ पर कोस्टल माउंटेन्स हुए तो कोस्टल एरियाज में ये बेस्ड है। इसके अलावा हमारे इंडिया में भी वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सभी कोस्टल रीजन्स पर ही आते हैं, इसलिए ये भी कोस्टल माउंटेन्स के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स जो कि इनलैंड होते हैं। अब देखो कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स कहने का क्या मतलब है कि कॉन्टिनेंट्स पर है ना, ये जो भी हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके ऊपर ये माउंटेन है, तो इसलिए कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स का नाम दिया गया है। अब इनलैंड में कौन कौन से आएंगे, एक तो आपका यहाँ पर वॉल्केस और ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप में, जब आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला यूरोप का रीजन, जब यहाँ पर थोड़ा सा आप जूम करके आओगे तो ये एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन है। अब ये ब्लॉक माउंटेन क्या होता है आज ही के लेक्चर में अभी हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। आप बस इतना समझो कि जो ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर ये जो वॉल्केस माउंटेन है ये हमारा ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। दूसरा आप देखो यहाँ पर चाइना वाले रीजन में आप देखोगे टिएनशान, कुनलुनशान, अल्ताई माउंटेन, ये सब जितने भी हैं ये सब हमारे कॉन्टिनेंटल तो हैं, लेकिन आप देखोगे कोस्टल नहीं है, ये काफी अंदर है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख रहे होगे कि ये भी काफी अंदर है, हमारा हिमालयास जैसे है, तिब्बत और हिमालय, तो ये भी आप देखो कि काफी अंदर बने हैं, यहाँ पर कोस्टल रीजन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इधर भी आप देखोगे कि जो भी पामीर नॉट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे कि मानो कि ये हमारा इंडिया का टॉप पोजीशन है, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, और फिर ये आगे चलेगा और यहाँ से हम वापस से इधर देख लेंगे। तो यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर, इंडिया के जस्ट ऊपर ना एक पॉइंट है जिसका नाम है पामीर नॉट। नॉट मतलब क्या होता है, नॉट मतलब होता है जैसे रस्सियों में हम गांठ लगाते हैं, उसी हिसाब से पामीर नॉट है ये।
पामीर नॉट का क्या मतलब है कि इससे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस निकले हैं, इधर ऊपर तिएन शान और ऊपर अल्ताई माउंटेन, फिर नीचे कुनलुन शान, इधर पाकिस्तान रीजन में बहुत सारे सुलेमान किरथार रेंजेस निकलते हैं, फिर इसी का एक सेक्शन है हमारा हिमालयास के अंदर में अलग अलग चेन्स बनाने का। तो इन सब बेसिस पर हम देखें कि पामीर नॉट से यहाँ तक ही नहीं बल्कि आप पहुंच जाओगे ईरान तक, तो ईरान के पास में जो एल्ब्रुज जाग्रोस माउंटेन्स है ना, ये एल्बुर्ज फिर जाग्रोस, ये सब माउंटेन्स भी बताया जाता है कि पामीर नॉट से ही निकले हुए हैं। तो जब भी कभी भी नॉट आए तो आप समझना कि वहां से बहुत सारे माउंटेन रेंजेस एक साथ निकलते हैं। ऐसा ही माउंटेन रेंज एक जगह पामीर नॉट नहीं कोई एक और नॉट है वो भी हमको देखने को मिलता है। वो कहाँ होता है एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो क्या है कि अगर मान लो कि ये हम अफ्रीका का एक मैप बना रहे हैं और आपको पता है कि यहीं पर हमारा इंडिया ऐसे होता है, तो एक नॉट बनती है यहां पर। ये नॉट इस हिसाब से है कि यहां पर जो एक हमने कल ही देखा था, कौन सी सी होती है यहाँ पे, रेड सी, ठीक। तो रेड सी की तरफ एक प्लेट, दूसरा प्लेट जो है आपने देखा होगा, कल ही हमने देखा था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कैसे बीच में टूट रही है, यहाँ पर एक रिफ्ट वैली बन रही है, ये भी हमने पढ़ा था अच्छे तरीके से। इसमें हमने बताया था कि देखो विक्टोरिया लेक जो है वो इस रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ बताया था ना। तो एक यहाँ पर टूटता है और दूसरा जो है वो आता है हमारा गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक। तो यहां से आप देखोगे कि 3 प्लेट्स टूट रही हैं, तो ये भी एक प्रकार का नॉट ही है, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा सा आप बस ऐसे ही नॉलेज में रखो अपने, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इनलैंड माउंटेन्स में हमने अपने ही इर्द गिर्द जितने भी माउंटेन्स होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लिया। इसके अलावा आप और भी माउंटेन्स की बात करो तो ऊपर रशिया वाले रीजन में जो कि एशिया और यूरोप को अलग अलग करता है, वो कौन सा माउंटेन है, यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन, इसके अलावा इंडिया में जो अरावलीज रेंज है ये भी किसी कोस्ट से बिलोंग नहीं करती है, और इवन हमारा हिमालयास और साथ ही साथ सतपुरा और मैकाल रेंज, ये सब जो भी हैं आप देखोगे कि इन सब का हमारे कोस्टल रीजन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला माउंटेन क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि अभी तक तो हम कॉन्टिनेंट्स के ऊपर मतलब कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर हम माउंटेन्स देखते थे, कुछ माउंटेन ओशनिक माउंटेन्स भी होते हैं, मतलब कि ओशन सर्फेस पर निकलते हुए दिखते हैं। ये बेसिकली ओशनिक फ्लोर्स पर तो दिखते हैं, और ये कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो कि बिल्कुल ओशन फ्लोर से ही पूरा ऊपर तक आके आइलैंड स्ट्रक्चर में या फिर माउंटेन स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हवाईयन रीजन में आपको याद होगा कि पैसिफिक रीजन में हमने एक और प्लेस पढ़ा था जिसका नाम था हवाई रीजन। आप जरा सा इसको फटाफट से मैप उठा लो और पैसिफिक रीजन में बिल्कुल सेंटर में होगा कहीं ना कहीं, तो आप इसको जरा लोकेट करके देखो कि क्या आपको हवाईयन आइलैंड दिख रहे हैं। क्या हवाईयन आइलैंड दिखते हैं? तो वहीं पे एक उसी रेंज में छोटा सा माउंटेन है इसी की टेरिटरी में जिसका नाम है मौना किया। मौना किया जो है उसका कंप्लीट हाइट अगर हम ओशन के सरफेस से ले लें तो ये 9140 मीटर हो जाएगा। मतलब कि जो भी हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट लगभग 8150 मीटर्स के नियर अबाउट है, इससे भी कहीं ज्यादा मतलब 1 किलोमीटर की बात कर सकते हैं, पूरा 1000 मीटर ऊपर हमको क्या देखने को मिलता है, मौना किया। लेकिन ये हम यूजुअली हमेशा माउंटेन की हाइट वगैरह जो होती है ना, वो हम लोग सी सरफेस से मेजर करते हैं। तो सी सरफेस से जब मेजर करते हैं तो ये फिर इसकी हाइट तो काफी छोटी हो जाती है फिर, ठीक है। अब आपको ये बताना है, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया। तो जब भी हम सी सरफेस की बात करेंगे तो ये माउंटेन की हाइट्स जो है वो तो काफी कम हो जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा हम जो दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उसके अंदर ये था कि टेक्टोनिक माउंटेन्स या फिर ओरिजिनल या टेक्टोनिक माउंटेन्स के बेसिस पर हम देखते हैं कि मोर और लेस ऐसे 3 टाइप्स के माउंटेन्स बन सकते हैं। इनमें से एक है फोल्ड माउंटेन, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन और तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन। इन सबको हम पढ़ें उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फोल्डिंग और फॉल्टिंग का, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो फोल्डिंग जब भी होता है तो फोल्डिंग बेसिक का शेप कैसा होगा कि अगर मान लो कोई भी हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और ये अंदर की तरफ है तो कंप्रेशन वाला फोल्डिंग होगा, मतलब यहाँ पर जो फोल्ड माउंटेन्स होंगे वो कंप्रेशन के कारण बनेंगे। अभी कैसे बनते हैं क्या बनते हैं वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझो कि फोल्डिंग के ये 3 फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। दूसरा होता है टेंशन, टेंशन इन द सेंस की जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम किसी भी अगर लैंड सर्फेस को पकड़ के खींच दें खूब दूर तक तो वो टेंशन क्रिएट करना होता है। मिड ओशनिक रिज में ऐसे ही टेंशन क्रिएट होते थे कन्वेक्शनल करंट के द्वारा। तीसरा जो फोल्डिंग होती है वो शियर या फिर टॉर्शन के रीजन से होती है, वो बिल्कुल ट्विस्टिंग काइंड ऑफ चीज होती है कि एक तो ट्विस्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है और दूसरा ट्विस्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप दोनों हाथों से अगर इस बोन को ट्विस्ट करना चाहो तो जो फोर्स आप अप्लाई करोगे वही हो जाता है शियर फोर्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये तो है फोल्डिंग सॉरी। अब हम बात करते हैं फॉल्टिंग का। फॉल्टिंग क्या होता है कि देखो जब अर्थ क्रस्ट बेंड होता है तब होता है फोल्डिंग। फोल्डिंग इन द सेंस कि अर्थ क्रस्ट बेंड होकर ऐसे स्ट्रक्चर में बन जाएगा। फॉल्टिंग का मतलब होता है क्रैक्स डेवलप होना। क्रैक्स डेवलप होते क्या होता है कि एक पोर्शन जो है वो हो सकता है नीचे सबडक्ट हो जाए या फिर वो कभी ऊपर उठ जाए या फिर ऐसा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में जैसे हम देखते थे वैसा कुछ हो जाए। इन सभी जगहों को हम फॉल्ट बोलते हैं। इसको कैसे आप समझ सकते हो, एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये अंकल जी हैं और इन्होंने थोड़ा इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहा है। आप देखो कि इन्होंने कुछ वुडन या फिर इन्होंने दफ्ती से कुछ बनाया हुआ है, आप इसको समझोगे तो बहुत बड़े तरीके से समझ सकते हो। अब देखो बेसिक बात ये है कि ये लैंडफॉर्म है हमारा। अब क्या होगा कि जब भी ये लैंडफॉर्म में टेंशन फोर्स लगेगा, मतलब कि दूर दूर ये जाने की बात कर रहा है, तो क्या होगा, देखो फॉल्ट कैसे निकलेगा ये बताएंगे। ये फॉल्ट ऐसे कुछ होगा, कैसे, ये जैसे जैसे धीरे धीरे दूर दूर जाने लगेगा, क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि धीरे धीरे ये बीच वाला पोर्शन जो है नीचे सबडक्ट होता जा रहा है। होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो ये तो टेंशनल फोर्स क्रिएट हो गया। अब इसके जस्ट बाद हम बात कर सकते हैं जस्ट ऑपोजिट कंप्रेशनल फोर्स की। कंप्रेशनल फोर्स इनको समझाने तो ये सब तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन समझाते हैं, वो भी हम बता देते हैं आपको। अब ये समझाना चाहते हैं कि देखो जब भी हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, मतलब कि हम कंप्रेशन देंगे तो ये कैसे, देखो ब्लॉक माउंटेन जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में उठ जाएगा।
तो यहाँ पर जो फॉल्टिंग होगी उसमें से कोई ना कोई एक पोर्शन ऑफ लैंड ऊपर की तरफ उठ जाएगा, बाकी दोनों के दोनों लैंड सर्फेस जो है वो नीचे की नीचे ही रह जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही समझाना था फॉल्टिंग से आपको। तो फॉल्टिंग का मतलब जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दूसरा जो फॉल्टिंग है, तीसरा वाला ट्रांस करंट या ट्रांसफॉर्म, तो वहां पर हमको इस डायरेक्शन में देखने को मिलता है। मतलब फॉल्टिंग का मतलब है क्रैक्स डेवलप होना, और क्रैक्स डेवलप होकर किस हिसाब से एक लैंड मास ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। अगर ये नीचे की तरफ सीधे सबडक्ट हो जाए, सबडक्ट इन द सेंस बस नीचे की तरफ खिसक जाए, तो हम इसको नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं कि नॉर्मली हर बार यही होता ही है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि थ्रस्ट लगता है और थ्रस्ट लग के ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा ही ऊपर उठ गया, तो हम इस केस में इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट फॉल्ट, और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट तो हमें पता ही है। तो हम शुरुआती तौर में देखा कि हमने तीन टाइप्स हमने बात किया था। एक तो फोल्डिंग की हमने बात की थी, एक हमने वॉल्केनिक बात की थी, और एक हमने फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात की थी। इसमें हम फोल्ड की जियोलॉजी समझना चाहते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब भी बातें फोल्डिंग की होंगी ना, तो यहाँ पर कुछ वेवी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मतलब कि जब भी कंप्रेशन होगा तो इस कंप्रेशन के चलते कुछ वेव लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनको हम लोग अनड्यूलेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल रहे हैं। ये बेसिकली रॉक स्पेसेस पर होगा। तो जहां पर भी ऐसे हम देखेंगे कि उठ रहे हैं, तो वहां पर आप छोटा सा माउंटेन का पूरा एक रेंज देख सकते हो। यहाँ पर भी ऐसे उठ रहे हैं तो यहाँ पर भी माउंटेन का रेंज देख सकते हो। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि जब भी फोल्ड होगा तो आपको लगता है ना कि जब भी फोल्ड होगा तो ये ऐसे 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 थोड़ा सा पिचक जाएगा या फिर कंप्रेस हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कंप्रेशनल स्ट्रेस जमीन पर लगता है तो ये फोल्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, और फोल्ड कुछ इस हिसाब से होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फोल्ड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स? सबसे पहला होता है सिमेट्रिकल टाइप। सिमेट्रिकल टाइप में क्या होता है कि दो तरफ से जो भी फोर्सेस हम क्रिएट करते हैं, तो अगर एक लाइन खींचते हैं हम, तो इसके इधर साइड और इसके इधर साइड दोनों साइड लगभग लगभग बराबर ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। दूसरा असिमेट्रिक, जस्ट इसका ऑपोजिट, और इसका जस्ट ऑपोजिट असिमेट्रिकल फोल्ड देखते हैं। यहाँ पर कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी आपको। मतलब कि अगर हम एक प्लेन बना दें तो इधर का रीजन कुछ अलग तरीके से फोल्ड हुआ होगा, इधर कुछ अलग तरीके से फोल्ड हुआ होगा, तो ऐसा कुछ होगा। फिर एक आता है ओवरटर्न। ओवरटर्न क्या मतलब होता है? उससे पहले आप समझो, ये आइसोडाइनल जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री इरेक्ट हो जाता है लैंड सर्फेस से। मतलब जो भी अर्थ का स्ट्रक्चर है उससे ये पहाड़ जो है बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे ऐसे करके आप देखोगे आइसोडाइनल नेचर का होगा, या फिर इसको मोनोडाइनल भी बोलते हैं। तो ये जो आइसोडाइनल है ना, ये बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे रेज्ड होगा। ठीक, अब आप समझ रहोगे कि अब मौसम ही ऐसा है तो थोड़े बहुत आवाज आपको सुनने को मिल सकते हैं, आप इग्नोर करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर क्या होता है कि ना, जब भी ये कंप्रेशनल स्ट्रेस लगते रहते हैं तो इनका फोर्स किसी एक डायरेक्शन में और लगता है। तो जब फोर्स किसी ऐसे डायरेक्शन में लगे कि ये जो भी आइसोडाइनल स्ट्रक्चर्स में हम 90 डिग्री के ऊपर देख रहे थे, ये थोड़ा टर्न हो जाए, झुक जाए, तो हम बोलेंगे कि ये ओवरटर्न हो गए। और अगर ये ओवरटर्न रिकम्बेंट तब बनेगा जबकि इनका जो भी हम ऐसा डिवीजन दिखा रहे थे ना, ये जो डिवीजन आपस में पैरेलल स्ट्रक्चर का होगा, और ये यूजुअली हम देखते हैं कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो यहां पर इतने टाइप्स ऑफ फोल्ड्स हो सकते हैं। इनके नाम आप एक बार दो बार और पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक टाइप और आप समझो कि एक होते हैं रिलिक्ट या रेसिडुअल माउंटेन्स। इसको भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर रेसिडुअल माउंटेन्स के जो टाइप में हम देख रहे थे, इसमें क्या होता है कि ये रेसिडुअल माउंटेन, मतलब कि जैसा नाम से सजेस्ट हो रहा है कि ये पहले अपने यंग स्टेज में काफी ऊंचे होंगे, बहुत ऊंचे होंगे। लेकिन क्या होता है कि आज के टाइम पर चूंकि इन सब जगहों पर डेनुडेशन होता है। डेनुडेशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पर डेनुडेशन का क्या मतलब होता है कि मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि ग्लेशियर में आइस है, या फिर आप बोलो विंड, या फिर रेनफॉल, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इसके टॉप लेयर स्ट्रक्चर्स को इरोड करती हैं। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सालों बाद डेनुडेशन के प्रोसेस से ये जो टॉप पीक में ऐसा कुछ था, ये काफी फ्लैटन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको डेनुडेशन के प्रोसेस से, अब ये बचा हुआ पार्ट है ना, रेमिनेंट्स है, तो ये जो रेमिनेंट है, बचा हुआ पार्ट है, इसीलिए इसको हम लोग रेसिडुअल माउंटेन का नाम देते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार से और बन सकते हैं। मान लो कि माउंटेन स्ट्रक्चर है, तो पहली बात तो एक तो बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत पुराने जमाने में जब पीक माउंटेन्स होगा, उसको डेनुडेशन के प्रोसेस से जब ये उसका टॉप वाला जो पूरा हिस्सा है वो घट जाएगा, तो भी रेसिडुअल माउंटेन बनेगा। और दूसरा एक और तरीका है, मानो कि एक ऊंचा सा प्लेट्यू है। प्लेट्यू हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, ये जो प्लेट्यू है, मान लो कि इसका एक जो बड़ा सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये अचानक से सबडक्ट हो जाए, तो जब ये सबडक्ट होगा तो आखिरकार यहाँ पर तो अंदर बिल्कुल खाई जैसा बन जाएगा, मतलब गड्ढा बन जाएगा, और ऊपर ऊपर ये हमें दो जो माउंटेन शेप में ये दिखने लगेंगे, यही कहलाएंगे रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, तो इसीलिए ये हिल्स और वैलीज का निर्माण भी कर लेंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं कि एक तो हमारा यूरल माउंटेन है और दूसरा हमारा अरावलीज माउंटेन है। ये माउंटेन, अरावली की बात तो ऐसी की जाती है कि ये बताया जाता है कि जब अपने यूथ पीरियड में अरावली रहा होगा तो ये आज की हिमालय माउंटेन के एवरेस्ट माउंटेन से भी काफी ऊंचा रहा होगा। लेकिन फिलहाल अभी डेनुडेशन के प्रोसेस से आते आते अरावली रेंजेस जो हैं वो काफी कर्व्ड स्ट्रक्चर के हो गए हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्लेन स्ट्रक्चर हो गया है इनका। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें फोल्ड माउंटेन्स के अंदर में, तो देखो फोल्ड माउंटेन जो होते हैं बेसिकली कॉम्प्रेसिव फोर्सेस से बनते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे फोल्ड माउंटेन होंगे, और ये कब होंगे? जब यहाँ वाली जमीन और यहाँ वाली जमीन हम जब इसको कंप्रेस करते हैं। और जो भी लोफ्टीएस्ट माउंटेन्स हम देखते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े माउंटेन होते हैं, तो वो नॉर्मली हमको हमेशा कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर ही देखने को मिलते हैं। ऐसा यूजुअली होता है, मतलब हमेशा नहीं होगा, जैसे कि हमारा अरावलीज, हिमालयाज, इन सबका तो एक्सेप्शन है ही है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर बनता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जो भी फोल्ड माउंटेन्स वॉल्केनिक नेचर के हैं, उनके लिए ओशनिक प्लेट का सबडक्ट होना बहुत जरूरी है। और ये ओशनिक प्लेट सबडक्ट कहाँ होती है? कोस्टल रीजन में होती है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर होती है।
फोल्ड माउंटेन के कुछ ये इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है कि अगर हम इसको टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो फोल्ड माउंटेन कैसे होंगे, अगर हम इनको इनके फोल्ड के नेचर से देखें तो कैसे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो एक तो है बहुत पुराना फोल्ड माउंटेन, लगभग 500 मिलियन साल पुराना। इसका आप देखोगे टॉप लेयर बिल्कुल से इरोड हो चुका है और ये बिल्कुल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में हो चुके हैं। इनका एलिवेशन भी बहुत कम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल यूराल माउंटेन्स है रशिया में, एप्लेशियन माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में। इसके अलावा जो दूसरे टाइप होते हैं वो होते हैं एकदम पुराना नहीं, उससे थोड़ा सा नया, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ये लगभग टर्शियरी पीरियड में हम देखते हैं कि ये बने हुए होंगे और आज के लगभग 70 मिलियन साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो मोर और लेस ये भी ऊपर से बिल्कुल इरोड हो चुके हैं। इनका जो भी रिलिक्ट है वो रिलिक्ट मतलब कि जो भी आप इस फॉर्म में देख रहे हो ना, तो ये बिल्कुल फ्लैट फ्लैट दिख रहे हैं। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि काफी चौड़े चौड़े दिख रहे हैं, काफी थिक है इनका फोल्डिंग। तो ये यूजुअली इस हिसाब से होता भी है कि टॉप लेयर जो होता है वो एकदम से वर्न आउट या फिर ये बिल्कुल से खत्म हो जाता है। इसका एग्जांपल हमारा वही अरावली रेंज है जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम में काउंट होता है और इंडिया का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन सिस्टम अरावली रेंज ही है। इसके अलावा तीसरा जो है वो होता है अल्पाइन या फिर यंग फोल्ड माउंटेन। तो जितने भी यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं ये भी टर्शियरी पीरियड से ही बिलोंग कर रहे हैं, लगभग 70 मिलियन साल पहले बनना स्टार्ट हो गए थे ये। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना तो फोल्ड माउंटेन्स में जो भी यंग नेचर के होते हैं वो काफी पीकी या फिर पॉइंटी नेचर के होते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल के तौर पे आप हिमालयस की बात कर लो, इसके अलावा आप एल्प्स की बात करो, एंडीज की बात करो, रॉकीज की बात करो, तो ये सब कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो कि फोल्डिंग से तो बने हैं लेकिन साथ ही साथ इनका पीक जो है वो काफी पॉइंटेड है। अब देखो एंडीज, एल्प्स, रॉकीज, इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। एक एक माउंटेन को हम लेके चलेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे जो भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। एक तो रजड रिलीफ। रजड रिलीफ मतलब क्या होता है कि ऊपर के साइड पर आपको कोई भी प्लांटेशन ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी, केवल रॉकी सर्फेस दिखेगा। इंपोजिंग हाइट जो होती है काफी ऊपर होती है और कोनिकल पीक्स होते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया। अब सिंपल फोल्ड माउंटेन को आप जरा इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो। मान लो कि ये हमारा लैंड सर्फेस है और यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो कंप्रेशनल फोर्स क्रिएट होने से क्या होगा कि ये वेवी लाइक नेचर में चेंज हो जाएगा। तो ये जो वेवी लाइक नेचर है जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं अप फोल्ड, तो ये अप फोल्ड कौन सा होगा, एंटीक्लाइन कहलाएगा। और जो भी ये डाउन फोल्ड हो रहा है ये इसको हम लोग सिंक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर भी इन बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स के ऑब्जेक्ट्स में हम देखेंगे कि उनके कंप्रेशनल फोर्सेस क्रिएट होते हैं। और भी जो दूसरा है, एक तो अभी तक हमने बिल्कुल सिंपल साधारण देखा, इसका क्या नाम था, सिंपल फोल्ड माउंटेन, कि हमें केवल और केवल एंटीक्लाइन सिंक्लाइन ऐसे दिख रहे हैं। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स नेचर, जिसमें आप सही तरीके से बता भी नहीं पाओगे कि आखिरकार इनका कंप्रेशन हुआ तो है लेकिन ये यहाँ पर एंटीक्लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर सिंक्लाइन कहाँ पर है, क्योंकि कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा। तो हिमालय में भी ऐसे फोल्ड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं काफी जगहों पर। इन फोल्ड्स को हम लोग रिकम्बेंट फोल्ड से कंपेयर कर सकते हैं। रिकम्बेंट फोल्ड मतलब इतना ज्यादा टिल्ट हो चुका है कि हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत बार ऐसी टिल्टिंग के कारण ये रिकम्बेंट फोल्ड्स जो होते हैं ये अपने ओरिजिनल जो इनका रूट होता है उससे काफी दूर चले जाते हैं। आप मान के चलो 100 किलोमीटर दूर चले गए। तो इस केस में जो भी टेक्टोनिक फोर्सेस इनको लग रहे थे वो फोर्स लगते तो हैं अभी भी लेकिन काफी धीमे रेट में होते हैं। और इसी पूरे डिटैच्ड फोल्ड को, मतलब हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर ये माउंटेन रेंज है मान लो और इसमें हमने कुछ शुरुआती दिनों में तो देखा कि ये यंग फोल्ड था तो ऐसे बढ़िया से दिख रहा था, फिर धीरे धीरे ये रिकम्बेंट में चेंज हो गया। रिकम्बेंट मतलब कि काफी हद तक दूर चला गया। तो इसका जो बेसिस है वो तो यहीं पर है, लेकिन अब इसके दूर जाने से क्या होता है कि इसका अलग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन स्ट्रक्चर्स को हम लोग निप बोलते हैं, निप। ठीक है, इसके बाद फोल्ड माउंटेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फोल्ड माउंटेन आप जान रहे हो कि सबसे यंग माउंटेन्स हैं अर्थ पर हमारे, और वन ऑफ द सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस में हमारे आते हैं हिमालयाज, फिर नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ पर हमको फॉसिल एविडेंसेस भी मिलते हैं, जिस हिसाब से हमने देखा था कि जहां पर मान लो एग्जांपल के तौर पे कि हिमालयस फॉर्मेशन जहां पर हुआ था तो उसके पहले कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगा, सी होगा। मतलब कि क्या नाम दिया था हमने इसका, टेथिस सी। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह होंगे यहाँ पर हमको मैरीन इन्वायरमेंट के भी एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, जो भी फोल्ड माउंटेन्स होते हैं इनका लेंथ काफी ज्यादा होता है, मतलब कि काफी दूर तक ये फैले हुए होते हैं। और ऐसा भी होता है कि इनका एक तरफ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा स्टीप हो जाए और दूसरी तरफ का जो स्ट्रक्चर है उसका जो भी स्लोप है वो जेंटल हो। तो इसीलिए एक तरफ से ये कॉन्केव शेप और दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स शेप देखने को मिलते हैं, मतलब कि कुछ इस तरफ से पहाड़ बन जाएंगे। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि एक तरफ ये वाला कॉन्वेक्स शेप हो गया, ये वाला कॉन्केव शेप हो गया। तो इस तरीके से भी हम क्लासिफिकेशंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं फोल्ड माउंटेन्स की। इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने, कुछ और देख लेते हैं अगर पॉइंट छूटता है हमारा। हाँ, ये रिकरेंट सिस्मिसिटी से हमेशा बनेगा, कॉमन फीचर है। और इस सिस्मिसिटी के कारण आप देखोगे कहीं पर भी फोल्ड माउंटेन्स अगर होता है तो वहां पर अर्थक्वेक आते ही आते हैं। तो आप देखोगे कि वहां पर अर्थक्वेक आते ही आते हैं। क्यों? क्योंकि फोल्डिंग जब भी होता रहता है तो आप देखो कि अर्थ क्रस्ट में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एक दूसरे की तरफ कन्वर्जिंग फोर्सेस लगते ही हैं। तो ये कन्वर्जिंग फोर्सेस के कारण ये भी रीजन में, जैसे कि हमारा हिमालय रीजन है, तो ये सब रीजन क्या है, वॉल्केनिक इरप्शंस तो हमारे हिमालय रीजन में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि ये फोल्ड माउंटेन्स के जहां पर ऐसा होगा इंटरनल वाले रीजन में, वहां पर हमेशा ऐसा देखने को मिलेगा कि ये थोड़े से अर्थक्वेक प्रोन है। दूसरा कि यहाँ पर अच्छे अमाउंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेस मिलते हैं, जैसे कि टिन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। हमारे हिमालयाज में भी ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जो कि ऐसे मिनरल रिसोर्सेज का खदान हमको देखने को तो मिलता है, लेकिन चूंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हो पाई है कि हम इन सबको एक्सप्लोर करें बिना हिमालयाज को अफेक्ट किए हुए, तो इसीलिए अभी वहां से ये सब एक्सट्रैक्शन तो नहीं होता है। फिर जो अगला हमारा हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे ब्लॉक माउंटेन्स का, जिसको हम लोग फॉल्टिंग के हिसाब से बता रहे थे, तो ये ब्लॉक माउंटेन्स बेसिकली फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, मतलब कि फॉल्टिंग के कारण बनते हैं।
तो फॉल्टिंग के कारण जो भी बनेंगी उसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि हमारा आप देखोगे नर्मदा रिवर जहाँ से बहती है, तो नर्मदा रिवर इंडिया में आप देखोगे कि उसके इधर साइड में विंध्यास है और सतपुरास है और बीच में नर्मदा नदी बहती है। तो ये बोला जाता है कि विंध्यास और सतपुरास जो है एक प्रकार के ब्लॉक माउंटेन्स हैं, क्योंकि बीच वाला जो पोर्शन था इनका वो अंदर की तरफ धस गया और इसी में जो नर्मदा रिवर है वो रिवर फ्लो करने लगी। तो इसीलिए ये जो भी ऐसे अंदर की ओर जो धस जाते हैं या फिर अंदर चले जाते हैं, समा जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का हमने और भी केसेस सुना था, कल ही पढ़ा था अफ्रीका वाले रीजन में, मैंने मैप में भी आपको दिखाया था। ठीक है, तो इन सब बेसिस पर आप रिफ्ट वैली या फिर ब्लॉक माउंटेन्स को समझ सकते हो। यहाँ पर दो नाम आप याद रखना कि जो भी अंदर की तरफ धस जाता है उसका नाम हम लोग ग्रेवेन रखते हैं, और जो भी ऊपर अपने शान से ऊपर की तरफ टिका हुआ रहता है उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। ठीक, अब कुछ रिलेवेंट डिफिनेशंस की बात करते हैं। देखो ये डिफिनेशन एक दूसरे के आपस में लिंक्ड है और ये यूजुअली हम इनको यूज भी करते हैं, लेकिन इनका डिफिनेशन नहीं जानते। सबसे पहले हम बात करें रिज का। रिज क्या होते हैं? तो ऐसे कुछ पीकी लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसका स्लोप एक साइड में बहुत ही ज्यादा स्टीप होगा, दूसरे साइड में थोड़ा सा मॉडरेट स्लोप हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही साइड में बिल्कुल सिमेट्रिकली स्टीप स्लोप ही बना रहे। तो जब भी ऐसे माउंटेन्स हमको देखने को मिलेंगे तो हम उनको बोलेंगे कि ये रिज लाइक स्ट्रक्चर है इनका। ठीक, दूसरा जो आता है कि ऐसे ही रिजेस का एक पूरा सीरीज बन जाए। ठीक है, कि एक तो हमने अभी यहां पर देखा कि एक इंसान एक ही रिज पर चल रहा था, ऐसे बहुत सारे रिजेस एक साथ कंबाइन कर दिए जाएं तो इनको हम लोग बोलते हैं माउंटेन रेंजेस। जैसे कि हमारे हिमालय माउंटेन का रेंज है, और इस रेंज में हम लोग बोलते हैं कि देखो एक तो हिमाद्री है, एक हिमाचल है, एक शिवालिक है, एक पूर्वांचल रिज का पूरा एक कॉम्बिनेशन है। तो ये सब क्या है? हमारे रेंजेस हैं। ठीक है, इसके बाद आता है माउंटेन सिस्टम। अब इसी तरीके से बहुत सारे माउंटेन रेंजेस का ग्रुप जब भी आएगा तो हम इनको बोलेंगे कि ये माउंटेन सिस्टम है। यहां पर हमको एक ही टाइम पीरियड पर आपको बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशंस दिखेंगे माउंटेन्स के। ठीक है, तो ये एग्जांपल के तौर पर आप यूएसए में एक नेवाडा रीजन है, वहां का एक बेसिन रेंज है, उसका एग्जांपल दे सकते हो, या फिर एप्लिकेशन माउंटेन के भी आप स्ट्रक्चर्स को बता सकते हो कि वो भी माउंटेन सिस्टम के बेसिस पर है। इसके अलावा अगला टर्म आता है माउंटेन चेन का। जब ऐसे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस अपने अपने टाइम पीरियड में डिफर करते हैं। अभी तो हम जो पिछला वाला देख रहे थे माउंटेन सिस्टम, इसमें हम लोग सिमिलर टाइम पीरियड में बात करते हैं, लेकिन जब भी हम माउंटेन चेन की बात करते हैं तो यहाँ पर चेन में अलग अलग टाइम पीरियड में बहुत जगहों से ऐसे जो भी माउंटेन रेंजेस क्रिएट होते हैं उनको हम लोग माउंटेन चेन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उन माउंटेन्स को हम रिफर कर रहे हैं जो कि फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन किसी के बेसिस पर भी बन सकते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे माउंटेन चेन। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है कॉर्डिलेरा का। कॉर्डिलेरा ऐसे ही होता है कि जब बहुत सारे ऐसे माउंटेन ग्रुप्स और सिस्टम्स को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया। अब इसमें आपको रिजेस देखने को भी मिल जाएंगे, या फिर आपको रेंजेस देखने को भी मिल जाएंगे, माउंटेन चेन्स, माउंटेन सिस्टम, सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो एक बहुत बड़ा सा एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डिलेरा। अब ये कॉर्डिलेरा का एग्जांपल है आपका कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है एक तो यूएसए में, और कनाडा वाले रीजन में भी ब्रिटिश कोलंबिया का एक रीजन है जिसको हम लोग कॉर्डिलेरा के नाम से बता सकते हैं। अगला जो वॉल्केनिक माउंटेन्स की हम बात कर रहे थे, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं? ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो माउंटेन है, तो ये किलिमंजारो वहां का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है। इस तरीके से जापान में आप माउंट फ्यूजियामा देख सकते हो, वो भी वॉल्केनिक माउंटेन है। यहाँ पर होता क्या है कि देखो मैग्मा जो नीचे है इन माउंटेन्स के अंदर, यहाँ पर कुछ फॉल्ट क्रिएट होते हैं। फॉल्ट क्रिएट होने का मतलब है यहाँ पर हम बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो हमने कल भी देखा था कि जापान वाले रीजन में क्या होता है कि सबडक्ट होता है ओशनिक प्लेट। जब भी ओशनिक प्लेट सबडक्ट होता है तो क्या होता है कि एक रीजन में एक जोन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेनी ऑफ जोन। तो बेनी ऑफ जोन में क्या होता है कि यहाँ पर अब ये बिल्कुल पिघल गया, बायोन्सी फोर्स की वजह से इसको ऊपर निकलना पड़ता है, और जब भी ऊपर निकलेगा तो ऐसे ही वॉल्केनिक इरप्शंस करते हुए निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं, इसके अंदर से डस्ट पार्टिकल्स, लिक्विड मड, एशेस, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। और ये वॉल्केनिक माउंटेन जो होते हैं यहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स भी देखने को मिलता है। ठीक, दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो माउंटेन कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? देखो माउंटेन्स जो है वो एक प्रकार से वाटर के स्टोर हाउसेस की तरीके से ट्रीट होते हैं। आप देखो कि जितने भी हमारे नॉर्थ इंडिया के पेरिनियल रिवर्स हैं जो कि 12 महीने पानी की सप्लाई करते रहते हैं, गंगा, यमुना सिस्टम, ये सब जो भी हैं ये सब आखिर हिमालय माउंटेन से ही तो ओरिजिनेट होते हैं। तो बहुत सारे रिवर के सोर्सेज भी होते हैं, बहुत सारा ग्लेशियर्स इन माउंटेन्स पर होता है। इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए भी आप देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी बहुत सारे माउंटेन रेंजेस, जिसका बहुत अच्छे तरीके से यूज कौन कर रहा है? भूटान। और भूटान को सपोर्ट करने के लिए इंडिया हमेशा आगे बढ़ा रहता है कि वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाए। फिर इसके बाद यहाँ पर वैलीज, ट्रेंचेस, ये सब देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बहुत बढ़िया व्यू होगा, सीनिक ब्यूटी होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन के अंदर आप इसको टूरिज्म से भी रिलेट करके देख सकते हो, और यहाँ के फ्लोरा और फौना के कारण ही आप टूरिज्म सेक्टर को भी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये तो पूरा लेक्चर हमने पढ़ लिया जितना भी आज हमको माउंटेन्स के फॉर्म के बारे में पढ़ना था इसके। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन छिपी हुई थी। आशा करता हूँ कि सब कुछ समझ में आया होगा।